स्वागत है आप सबका गोविंद सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप लोगों के बीच जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि टॉपिक लेकर आए हुए हैं, दूरियां नापने के चिन्हों का नियम। इसमें दूरियां कैसे नापा जाता है, चिन्हों का कैसे नियम क्या काम करता है। कक्षा 10 में बहुत से बच्चे जो है कि इसको लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, और 10 में अगर इसको अच्छे से अगर आप चिन्हों का नियम सीख लेते हैं तो आप जब सवाल लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हमें प्रतिबिंब की दूरी दिया है, वस्तु की दूरी दिया है, फोकस दूरी दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है। जो जितने भी मान रहेंगे, आपका आवर्धन रहेगा, कौन कब प्लस होगा और कौन कब माइनस होगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देखा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूरियां नापने के चिन्हों का नियम। कभी कभी इसको हेडिंग दूसरे तरीके से पूछ देता है कि दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम, चाहे चिन्हों का नियम कह दे या फिर चिन्ह परिपाटी का नियम कह दे, तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चिन्हों का नियम कहे या फिर चिन्ह परिपाटी का नियम, या परावर्तन के लिए चिन्हों का नियम ऐसे भी कह सकता है। गोली दर्पण के परावर्तन के लिए चिन्हों का नियम, ऐसे भी हेडिंग पूछ सकता है। तो देखिए कैसे दूरियां कैसे हम लोग नापते हैं और कैसे जो है कि सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, चतुर्थांश। ये मैथ का कुछ रूल्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं जो टोटली पूरा एकदम साइंस पे लागू होगा। एकदम पूरा फिजिक्स की तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। मैथ बिल्कुल आए या ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से इसको हम लोग सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इधर जो है कि अगर यहाँ पे कोई दर्पण रख दिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे एक दर्पण रख दिया जाए, इस दर्पण के सामने वाला ये भाग होता है, इसे हम लोग सामने कह सकते हैं या फिर इसे हम लोग आगे भी कह सकते हैं। ठीक, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सामने। दर्पण के इसे सामने कहिए या फिर आगे कर दीजिए, दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। इधर हम लोग दर्पण के इधर पीछे शब्द यूज करते हैं, दर्पण के पीछे वाला वो भाग है। ठीक, दर्पण के पीछे, इसे एक तरीके से और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहेंगे बायां। क्या कहेंगे इसे, बायां पक्ष, और इसे हम लोग दायां भी कह सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम खड़े हैं तो ये अगर बोर्ड है, अगर आपका कॉपी आपके अगर पास होगा तो वहां पे लिखेंगे इधर आपका बायां होगा और इधर क्या होगा, आपका दायां होगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि दर्पण के बाएं तरफ या दर्पण के सामने कहे या फिर दर्पण के आगे कहे तो इधर हम समझेंगे। अगर दर्पण के दाएं तरफ की बात करें या दर्पण के पीछे की बात करें तो उधर हम समझेंगे, यानी दर्पण के पीछे उधर होगा। ठीक, इसमें समझते हैं किसको समझना है। देखिए यहाँ पे दर्पण के सामने यहाँ पे कोई वस्तु अगर रखा हुआ है, एक इसमें देखिए होता है वस्तु, होता है मेन आपका वस्तु, और एक होता है आपका प्रतिबिंब होता है, और एक होता है फोकस। ठीक, तो इन्हीं के विषय में सीखा जाएगा कि कौन कहाँ माइनस होता है, कौन कहाँ प्लस होता है, कब कैसे किसको लागू किया जाएगा। दर्पण के सामने जितने भी मान होंगे वो सभी मान ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक को दर्शाएंगे। दर्पण के पीछे जितनी क्रियाएं होंगी सभी को हम लोग धनात्मक समझेंगे। कुछ ऐसे भी अपवाद आपको इसमें मिलेंगे कि दर्पण के पीछे होने के बावजूद भी आपका ऋणात्मक होगा, दर्पण के सामने होने के बाद ऋणात्मक के अलावा कभी कभी धनात्मक भी हो जाएगा। तो कौन कब धनात्मक होगा और कौन कब ऋणात्मक होगा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है वस्तु की दूरी, ये पूरा नाम इसका होगा वस्तु की दूरी, ये पूरा नाम होगा प्रतिबिंब की दूरी, और ये होगा फोकस दूरी। यहाँ पे अगर देखा जाए कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ध्रुव होता है, ध्रुव, ये आपका क्या होगा, ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव हो गया हमारा। यहाँ पे देखते हैं कि वस्तु की दूरी को प्रदर्शित करते हैं यू से, वस्तु की दूरी को यू से दिखाया जाता है। और यहाँ पे प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ये वी से इसको डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, और फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे जो वस्तु की दूरी होता है, वस्तु सदैव दर्पण के सामने रखा जाता है। वस्तु सदैव कहाँ होता है, दर्पण के सामने हमेशा वस्तु को रखा जाता है। चाहे ये दर्पण की बात आप कर लें, चाहे आगे आप पढ़ेंगे लेंस, चाहे लेंस की बात कर लें, दोनों के लिए वस्तु को हमेशा जो है कि
लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों के सामने हमेशा कौन होता है? ये आपका वस्तु होता है, और वस्तु को यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके कारण ये जो है कि वस्तु हमारा सदैव क्या होता है? यू का मान हमेशा माइनस होता है। क्या होता है? यू हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों होता है ऋणात्मक? क्योंकि दर्पण के सदैव सामने होता है वस्तु, जिसके कारण जो है कि यू हमारा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? ऋणात्मक से डिनोट करेंगे, और इसे यू से प्रदर्शित किया जाएगा, यानी इसका चिन्ह जो होगा सदैव माइनस होगा। ठीक, आते हैं देखिए इसमें प्रतिबिंब की दूरी को। अगर प्रतिबिंब वस्तु रखने से अगर प्रतिबिंब हमारा बाएं तरफ बन गया, या फिर हमारा प्रतिबिंब बन गया दाएं तरफ, अगर बाएं तरफ प्रतिबिंब बन जाएगा तो बाएं तरफ हम लोग क्या इधर सीखे हैं? ऋणात्मक। और दाहिने तरफ क्या सीखे हैं? धनात्मक। अगर प्रतिबिंब बाएं बना तो आपका माइनस होगा, यानी कि प्रतिबिंब दो बातों पर निर्भर रहेगा। अगर आपका बाएं तरफ बना तो आपका माइनस होगा, अगर दाहिने तरफ बना प्रतिबिंब तो प्लस होगा, तब उसे धनात्मक लिखा जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और बता दें कि अगर उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें तो ये जो प्रतिबिंब हमारा होता है ये फिक्स होता है कि धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब जो होता है हमारा प्लस में होता है, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब हमारा प्लस माइनस दोनों होता है। तो अवतल दर्पण में ही सिर्फ कंफ्यूजन रहता है कि कब हमारा प्लस होगा और कब हमारा माइनस होगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्लस होगा। कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। अवतल में आपका ये 5 कंडीशन ऐसे होते हैं जो कि माइनस होते हैं। एक कंडीशन इसका ऐसा होता है प्रतिबिंब का कि जो कि प्लस होता है। वो एक कंडीशन बता दे रहे हैं यहाँ पे, फोकस को अभी रुक कर बताते हैं, पहले प्रतिबिंब के विषय में अच्छे से चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा दर्पण एक ले लिए, वस्तु देखिए 6 जगह पे रखा जाता है। वस्तु कहाँ पे होता है? 6 जगह। अवतल दर्पण के लिए वो देखते हैं। एक जो होता है कि इधर अनंत है, अनंत पे वस्तु होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे वक्रता केंद्र सी होता है, तो सी और अनंत के बीच में कहीं पर भी वस्तु होता है। तीसरे नंबर पे वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है। फिर इसके आगे हमारा होता है फोकस, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु होता है। और 5वें नंबर पे वस्तु को रखा जाता है फोकस पे। 6वें नंबर पे यहाँ पे आपका होता है ध्रुव, ध्रुव और फोकस के बीच में होता है वस्तु। ये 6 जगह ऐसे हैं जो अवतल दर्पण में वस्तु को रखा जाता है। अनंत, और उसके बाद अनंत और सी के बीच में वस्तु, फिर वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र यानी सी, और उसके बाद फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर फोकस पे, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में। ये जो आगे के 5 आपको दिख रहे हैं प्रतिबिंब, इन पांचों के लिए प्रतिबिंब आपका माइनस होता है। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा? माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी के सभी प्रतिबिंब आपके सामने बनेंगे। और यहाँ पे हम सीख चुके हैं कि सामने का है प्रश्न में, चाहे आगे चाहे बाएं तरफ, सभी के सभी के लिए हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, अर्थात माइनस होगा। तो यहाँ पे ये पांचों प्रतिबिंब, ये जो पांचों वस्तु रखे गए हैं, इनके लिए सभी के सभी प्रतिबिंब बाएं तरफ बनते हैं, यानी इधर बनेंगे आपके आगे सामने की तरफ, जिसके कारण हमारा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? माइनस होता है। ये एक लास्ट कंडीशन ऐसा बचा है कि जो फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु हो, जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु होता है तो इसका प्रतिबिंब बन जाता है इधर पीछे। ध्रुव और इधर होता है अनंत, ध्रुव और अनंत के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण दर्पण के पीछे चला जाता है। और दर्पण के पीछे चला गया तो हमारा दर्पण के पीछे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। यानी दर्पण के दाएं तरफ कह देगा, दाएं तरफ, तभी क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अवतल दर्पण के लिए हम लोग सीख लिए कि कब प्रतिबिंब प्लस होगा और कब प्रतिबिंब माइनस होगा। इन पांचों के लिए प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण के लिए इधर ही बनेगा, जिसके कारण आपका माइनस होगा प्रतिबिंब, यानी v का मान माइनस होगा। और यहाँ पे जो एक कंडीशन जब है फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब बनेगा पीछे, जिसके कारण प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा धनात्मक। तो प्रतिबिंब इसी में केवल एक कंडीशन पे धनात्मक होता है। ये अवतल के लिए पूरा था, और उत्तल के लिए तो फिक्स बताए थे यहाँ पे कि उत्तल के लिए क्या होगा? प्लस ही रहेगा। उत्तल के लिए प्रतिबिंब का मान माइनस नहीं होता है, हमेशा क्या होगा? प्लस। और यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए इन 5 लोगों के लिए आपका माइनस प्रतिबिंब होगा, और यहाँ पे एक कंडीशन के लिए प्रतिबिंब बनेगा इधर, तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक,
तो ये हमारा प्रतिबिंब के लिए हम लोग देख लिए कि प्रतिबिंब हमारा कब प्लस और कब जो है कि माइनस होगा। तो प्रतिबिंब को जो हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ये दूरी है। और अब आ गया एक कंडीशन, f को समझते हैं। ठीक, f को समझते हैं कि f के लिए क्या करना है। देखिए जो f को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहा जाता है। और एक चीज और आपको बता दें कि जितना भी दूरियां नापा जाता है, सभी के सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापा जाता है। यानी यहीं से सभी दूरियां नापी जाएगी कि यहाँ से वस्तु कितने दूरी पर है, यहाँ से प्रतिबिंब कितने दूरी पर है, और यहाँ से फोकस कितने दूरी पर है। फोकस आपका इधर भी हो सकता है, फोकस आपका इधर भी हो सकता है। इधर आपका फोकस होगा उत्तल दर्पण के लिए, इधर आपका फोकस अवतल दर्पण के लिए। प्रतिबिंब जो है कि अवतल दर्पण में इधर भी बन जाता है, कंडीशन लास्ट वाला जो हम देखे थे, और प्रतिबिंब इधर भी बनता है अवतल के लिए। उत्तल के लिए जो प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब पीछे बनता है। और सिर्फ दो कंडीशन होता है उत्तल का बनने के लिए, वो दो कंडीशन भी बता दे रहे हैं। उत्तल दर्पण के लिए अगर हमारा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण के लिए दो कंडीशन होता है। एक, अनंत पे वस्तु रखा रहता है, अनंत से जो प्रकाश किरणें जाती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, टकराने के बाद जो है कि फोकस से होते निकल जाते हैं। तो यहीं पे हमारा एक कंडीशन बन गया, प्रतिबिंब बन गया। पहला, वस्तु अनंत पे रखा जाता है, और दूसरा इसमें नियम है कि दूसरा, अनंत और इस ध्रुव के बीच में कहीं वस्तु रखा जाता है। तो ये दूसरा कंडीशन रखकर इसी में दिखा रहे हैं कि यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे गया, ऐसे फोकस से चला गया। एक वक्रता केंद्र इसका होता है, तो वक्रता केंद्र C पर से प्रकाश को गुजारा जाता है। तो यहाँ पे ये ऐसे गया, यहाँ पे ये ऐसे गया, यहाँ पे जो काटा हुआ है यही हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो वस्तु के इधर अगर रखा हुआ है तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है। और कहाँ पे प्रतिबिंब बना है, दर्पण के आगे बना है कि पीछे, दर्पण के पीछे बना हुआ है, जिसके कारण उत्तल दर्पण के लिए हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब क्या होगा, धनात्मक। सिर्फ दो तरीके से उत्तल दर्पण के लिए होता है, अवतल दर्पण के लिए 6 तरीके से होता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए आपका ये याद रखना है आपको कि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दर्पण से सदैव सामने की ओर होता है वस्तु, सदैव उसके सामने माना जाता है वस्तु को, या सदैव उसके आगे रखा जाता है, या उसके बाएं तरफ होता है वस्तु, जिसके कारण ये माइनस होता है। प्रतिबिंब जो है कि उत्तल दर्पण के लिए प्लस, अवतल दर्पण के लिए माइनस। अवतल दर्पण के लिए एक कंडीशन पे प्लस होगा, वही जो फोकस और ध्रुव के बीच में रखकर दिखाए थे, तो उस पर प्रतिबिंब बन जाएगा, तो इसलिए वो प्लस हो जाएगा। फोकस देखिए आपका दो बातों पर निर्भर करता है। ये जो है कि आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दर्पणों पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण, अगर उत्तल दर्पण अगर है, कोई भी प्रश्न ऐसा दे दे जिसमें प्रश्न में आ जाए कि उत्तल दर्पण, अगर उत्तल दर्पण आ जाएगा तो उत्तल दर्पण के लिए जो हमारा फोकस का मान होता है वो धनात्मक होता है। वो क्या होता है, धनात्मक। और अवतल दर्पण के लिए जो फोकस का मान होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसका सिंपल तरीका यह है, सवाल में चाहे आपका प्रतिबिंब इधर बने चाहे इधर बने, सवाल कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, फोकस का मान सिर्फ दो बातों पर निर्भर करेगा। पहला कंडीशन यह कि अगर फोकस हमारा अवतल दर्पण के लिए फोकस के विषय में बात किया जाएगा तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस का मान धनात्मक, अवतल दर्पण के लिए फोकस का मान ऋणात्मक होगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि फोकस का मान उत्तल के लिए धनात्मक और अवतल के लिए ऋणात्मक। ये सिर्फ दर्पण के लिए नहीं बता रहे हैं, बल्कि जो है कि अगर आगे आप पढ़ेंगे लेंस, तो लेंस में भी सेम यही कंडीशन लागू होगा। लेंस में भी बिल्कुल चेंजिंग नहीं होगा। लेंस में सेम आपको यही पढ़ाया जाएगा कि अगर यहाँ पे उत्तल लेंस हो जाए, उत्तल लेंस के लिए फोकस का मान धनात्मक ही कहा जाएगा। अवतल दर्पण यहाँ पे लिखा है, अगर अवतल लेंस हो जाए तो अवतल लेंस के लिए फोकस का मान ऋणात्मक होगा। कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, सेम एकदम रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लिए, एक बार इसको फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं कैसे सभी दूरियां जो है कि दर्पण के ध्रुव से नापा जाएगा। और जो है कि वस्तु सदैव ऋणात्मक होता है और वस्तु को u से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग u को वस्तु की दूरी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो v है, v को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित किया जाएगा। और प्रतिबिंब जो है कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। और दर्पण के सामने बनेगा तो ऋणात्मक, दर्पण के पीछे बनेगा तो धनात्मक।
ठीक। और उसके बाद उत्तल में क्या होता है, प्रतिबिंब सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण आपका दोनों तरफ पीछे बनता है। अगर इसे उत्तल अवतल में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो सिर्फ एक कंडीशन ये याद रखिए कि जो भी प्रतिबिंब सामने बनेगा वो आपका ऋणात्मक होगा, जो भी प्रतिबिंब आपका पीछे बनेगा वो आपका धनात्मक होगा। सिर्फ इसका ये रूल्स हो जाएगा। उसके बाद फोकस दूरी की बात करते हैं। फोकस दूरी कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा? तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक, अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक। ये जितना क्रियाएं आप सीखे हैं सबको पॉइंट वाइज करके लिखा जाता है। स्टार्टिंग में ऐसे आप लिखेंगे, दूरियां नापने के चिन्हों का नियम में पॉइंट करके लिखाया जाएगा। पहला पॉइंट इस तरीके से कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। दूसरा पॉइंट में आपको ये बताया जाएगा कि जो है कि वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं, यह सदैव ऋणात्मक होता है, क्योंकि यह जो है कि दर्पण के सदैव बाएं तरफ होता है, या सामने होता है, या फिर आगे होता है। प्रतिबिंब के लिए लिखवाया जाएगा कि दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बना तो आपका ऋणात्मक, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना तो धनात्मक। उत्तल दर्पण के लिए ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक। बाकी सबके लिए क्या होता है, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण के लिए जो है प्रतिबिंब का मान क्या हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण के लिए क्या बताए थे अभी, धनात्मक बताए थे। इधर अभी चित्र बनाकर बताया गया था, दो कंडीशन बताया गया था। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का मान आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होगा। रह गया फोकस, तो फोकस के लिए लिखेंगे कि फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। यह जो है कि उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद जो है अगला जो आपको हेडिंग लेकर आएंगे हम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो उसमें आपको फार्मूला भी उससे आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उससे जो है कि मात्रक भी पूछा जाता है, उस पर सवाल भी आता है। ठीक, तो उस हेडिंग का नाम है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। इन दोनों का संबंध सूत्र पढ़ाया जाएगा जो कि एफ बराबर r/2 होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इस टॉपिक के साथ कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में पूछा जाएगा कि परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। ठीक, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।